नमस्कार मित्रों, कहानी टाइम में मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए नक्सली राजा का बाजा कहानी का अंतिम भाग। नेताजी की बातें सुनकर लेखक सोचने लगे कि कहीं गाड़ी फिर न पटरी से उतर जाए, इसलिए तुरंत ही बोले, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके संशय की सारी परतें तुरंत हटाता हूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य वास्तव में संपूर्ण नक्सल जगत का उद्देश्य है। स्वर्गीय कानू सान्याल चारू मजूमदार का सपना है। देश में जन सामान्य मजदूरों की सरकार का सपना है, जो वर्तमान लोकशाही को समाप्त करके ही पूरा होगा। इस लोकशाही को उखाड़ने के लिए ऐसे ही जातिवादी, धार्मिक, क्षेत्रवादी, भाषावादी, अलगाववादी आंदोलनों की ही जरूरत है। ऐसे आंदोलन इस लोकशाही की जड़ों को खोखला कर देंगे, इतना कि एक दिन लोकशाही की दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का भवन अपने आप धराशायी हो जाएगा। और तब इस विशाल हिंदुस्तान में जन सामान्य की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार होगी, जो इनके लिए सच में काम करेगी। उनकी जमीनें भीमकाय उद्योगों के लिए जबरिया छीनी नहीं जाएंगी। जिन क्षेत्रों में हजारों हजार वर्षों से जनजातियों के लोग रहते आए हैं, उनसे उनका क्षेत्र छीना नहीं जाएगा। उसके मालिक वही रहेंगे, उसके नीति नियंता वही रहेंगे, न कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथाकथित जनसेवक। जो जनसेवक के नाम पर धब्बा होते हैं कहलाएंगे जनसेवक, लेकिन जनता की कमाई से प्रचंड तानाशाहों की तरह रहते हैं। करोड़ों की सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में निकलते हैं, जनता के पैसों पर आलीशान ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे और तुर्रा या कि हम तो जनसेवक हैं। अरे आप जैसे जनसेवक हैं भाई की जनता आपकी छाया भी नहीं छू पाती। अरे आप कैसे जनसेवक हैं भाई की जनता आपकी छाया भी नहीं छू पाती। जब आपके निकलने का कार्यक्रम बनता है तो सड़कें खाली करा ली जाती हैं, मकानों पर सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा कर्मियों का कब्जा हो जाता है। आपका उड़न खटोला उतरेगा तो गरीबों के खून पसीने से सींची खड़ी फसल तबाह कर दी जाती है। यही है लोकशाही। ये लोकशाही नहीं है, जन की सरकार नहीं है। लोग जिन्हें चुनते हैं वही चुने जाने के बाद सामंत बन बैठते हैं। देखते देखते करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब के सब सोने के अभेद्य किलों में पहुंच जाते हैं और जनता उन्हें 5 साल तक ठगी सी देखती रहती है। वह भी रूबरू नहीं, बस मीडिया में। वास्तव में राजशाही तानाशाही का नया रूप है आज की लोकशाही। आज दुनिया में लोकशाही लोकतंत्र के नाम पर आम जनता का खून चूस रही है। यह भी तानाशाहों जितने ही अत्याचारी शोषक हैं। हमारा संघर्ष इन बहुरूपीय सामंतों, पूंजीपतियों से आम जन, गरीब जनजाति लोगों की मुक्ति का है। जमीन के मालिक जो आज ये पूंजीपति बन बैठे हैं, इनसे जमीनें मुक्त करानी है। इसे असली मालिकों को वापस दिलाना है, जो वास्तव में इन जमींदारों के हकदार हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य गरीबों को उनका हक दिलाना है। हम नक्सली किसी के दुश्मन नहीं हैं, बस अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेखक अपनी बातों को कहते कहते काफी उग्र हो चुके थे और नेताजी उन्हें कुरेद कुरेद कर उनसे एक एक सच जानने में लगे हुए थे। वह अंदर अंदर भयभीत भी थे कि वह एक हार्डकोर शहरी पढ़े लिखे प्रोफेसर नक्सली के सामने बैठे हैं। उनके दिमाग में 4-5 नक्सलियों की गिरफ्तारी घूम रही थी, जो कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार हुए थे। उनमें भी प्रोफेसर, वकील, लेखक, पत्रकार थे। तो क्या अब यह नक्सली सुदूर जंगलों, गांवों से निकलकर शहरों की ओर रुख कर चुके हैं? शहरों में अपनी जड़ें गहरे बैठा चुके हैं? अपने मन में उठते तमाम प्रश्नों के साथ उन्होंने लेखक को फिर कुरेदा। उनसे पूछा, आप यह बताइए कि आप चारू मजूमदार कानू सान्याल के सपनों की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कानू सान्याल ने जीवन के अंतिम समय में दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि नक्सल आंदोलन अपनी राह से भटक गया है। नक्सल आंदोलन में ऐसी हिंसा को स्थान नहीं दिया गया था जैसी आजकल नक्सली कर रहे हैं। यह बात सही भी है। आप लोग जिहादी आतंकियों से भी पहले से पकड़े गए निरीह मासूम लोगों के हाथ पैर काटते आ रहे हैं, सिर कलम कर देते हैं, सुरक्षा कर्मियों की लाशों को चीरकर बम भर देते हैं, बम भर कर भेज देते हैं। यह सब निरंतर जारी है। यह सब मरने वाले कोई अमीर नहीं, गरीब ही होते हैं।
ऐसे गरीब जिनके पास 2 दिन की रोटी भी नहीं होती, वो जब आपका साथ नहीं देते तो आप उनका कत्ल कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह कैसा न्याय है? ये गरीबों का कौन सा हित कर रहे हैं आप लोग? अमीरों से तो आप लोग सिर्फ पैसा लेते हैं। शायद ही कोई अरबपति खरबपति हो जिसे आप लोगों ने मारा हो। एक से एक नक्सली पकड़े गए जो खुद अरबपति हैं, ऐसो आराम से रहते हैं। कहाँ से आता है उनके पास इतना अकूत धन? चारू मजूमदार कानून सान्याल का सपना कहाँ है? लेखक को शायद अपने उग्र होने की गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जल्दी से उसने अपने को शांत कर लिया और नेताजी के प्रश्न का बड़ी शांति से जवाब दिया। कहा, देखिए, हम सिर्फ यह जानते हैं कि उनका सपना क्या था। रही बात रास्ते की, तो जब पहला रास्ता मंजिल तक पहुंचता ना दिखे तो हमें तुरंत नया रास्ता ढूंढकर उस पर चल देना चाहिए। हमें सिर्फ मंजिल दिखाई देती है, रास्ता कैसा है या सोचने का हमारे पास समय नहीं होता, ना ही हम ऐसा सोचना चाहते हैं। लेकिन रास्ता भटक कर तो कभी मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। मैंने कहा ना कि हम रास्ता भटके नहीं हैं, हमने रास्ता बदला है बस। भटकना और बदलना दोनों ही 2 चीजें हैं। भटकते वो हैं जो जाना कहीं होता है, अनजाने में चले कहीं और जाते। बदलना वह है जो हर चीज को जान समझकर सही का चयन करके आगे बढ़ जाए। मगर मैं तो यह समझ रहा हूँ कि नक्सल आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, सिकुड़ता हुआ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सरकार तमाम नक्सली प्रभावित जिलों को, क्षेत्रों को नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित करती जा रही। फिर यह जो आप कानून चारू के सपने की बात कर रहे हैं, उसके पूरा होने की बात कहाँ रह जाती है? लेखक नेताजी की इस बात पर बड़ी रहस्यमय हंसी हंसकर बोले, भ्रम। सरकार मीडिया दोनों ही बड़े भ्रम में है, गफलत में है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जिस एरिया को वह नक्सल मुक्त बता रहे हैं, वास्तव में हम वहाँ अपना काम कर चुके हैं। हम अपनी जड़ों को वहाँ बहुत गहराई तक पहुँचा चुके हैं। जैसे गर्मियों में तेज धूप होने पर आपको लगता है कि दूब घास सूख गई है, खत्म हो गई है, लेकिन बारिश की एक फुहार पड़ते ही वह पहले से भी कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हरी भरी होकर एकदम से प्रकट हो जाती है। ठीक वही स्थिति हमारी है। आपकी सरकार हमसे मुक्ति मानकर अपनी पीठ थपथपा रही है, खुश हो रही है, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। आप आवश्यकता पड़ने पर उन क्षेत्रों से भी और बड़े क्षेत्रों में हर तरफ हमें ही पाएंगे। जब आप इतना सफल हो चुके हैं, आप लोग इतना फैल चुके हैं, तो क्यों नहीं अपनी जनसामान्य की सरकार बना लेते? आखिर अब किस बात की देर है? सपना पूरा कीजिए अपने महान कानू सान्याल का और चारू मजूमदार का। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा सपना कुछ क्षेत्रों में अपनी सरकार बनाना नहीं है, हमें पूरे भारत में अपनी सरकार बनानी है। हम पूरे भारत से पूंजीपतियों की सरकार हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। पूरे भारत से सफेद वर्दीधारी नेताओं को ही नहीं, लोकशाही की विचारधारा का ही नामो निशान मिटाना है। यह तभी हो सकता है जब दूर दराज के सुदूर गांव, कस्बा, छोटे शहर ही नहीं, मेट्रोपॉलिटन शहर की छोटी सी छोटी गलियों तक हम अपनी जड़ें गहरे पहुंचाएंगे, जिससे वह नीचे तक इस तथाकथित लोकशाही की जड़ों को दीमक की तरह चाट डालें। जिस दिन हमें लगेगा कि हम धूप की तरह फैल चुके हैं, भीतर ही भीतर पूरे देश में इस लोकशाही की जड़ों को पूरी तरह चाल दिया है, उस दिन एक फुहार से ही पूरे देश में एकदम प्रकट होंगे और देखते देखते खोखली जड़ों पर खड़े लोकशाही की इमारत को धराशायी कर देंगे, जो गरीबों के खून से सने गारे से बनी है। गौर से सुन रहे नेताजी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं इस समय इस बहस में कतई नहीं पड़ूंगा कि नक्सली अपनी दुकान चलाए रखने के लिए यह सब खेल कर रहे हैं। गरीब आदिवासी सभी की यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। स्थिति पूंजीवाद से ही बदलेगी। विकास बिना पूंजी के होता ही नहीं। चीन भी इसी राह पर चल रहा है, मगर नक्सली भ्रम फैला हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जब क्रांति करेंगे तो क्या यहाँ की सेना, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस वह कहाँ चली जाएंगी? आप लोग लोकशाही के महल को गिराएंगे और लोकशाही की इतनी बड़ी ताकत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना चुपचाप देखती रहेगी, जिसके सामने आपका आका, आपका आइडल, आपका पालनहार चीन भी एक तरह से देखा जाए तो डोकलाम में बंदर घुड़की दिखाकर शांत हो गया, शांति की बात कर रहा है। नेताजी की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि लेखक कुटिल हंसी हंसते हुए बीच में ही बोले,
लगता है आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपका मन कहीं और लगा हुआ। बातों को समझ रहे होते तो यह प्रश्न करने को छोड़िए, आपके मन में यह पैदा भी नहीं होता। खैर, प्रश्न किया है तो उत्तर भी सुन लीजिए। यह बताइए, मैं क्या हूँ, कौन हूँ? इस प्रश्न से नेताजी अजीब सी उलझन में पड़ गए। लेखक का असली परिचय मिलने के बाद उसको लेकर एक अजीब भय उनके मन के किसी कोने में बैठ चुका था। वह लेखक के नए प्रश्न से कुछ विचलित भी हो रहे थे। अब यह क्यों हो रहे थे कि अब यह क्यों पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? इसके बारे में जो नहीं जानता था वह भी इसने बता दिया है कि यह एक हार्डकोर नक्सली है। फिर यह प्रश्न मुझसे क्यों कर रहा है? आखिर मुझसे यह क्या कहलाना चाहता है? इसको तो अब बड़ा सोच समझकर जवाब देना होगा। उनको चुप देखकर लेखक ने फिर पूछा, आप कहाँ खो गए? जवाब नहीं दे रहे कि मैं कौन हूँ? आप क्या जानना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक लेखक हैं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं। यह मैं बरसों से जानता हूँ, समझता हूँ। जो नहीं जानता था कि आप एक नक्सली हैं। आपका सपना चारू कानू के सपनों को पूरा करना है, वह भी आपसे जान चुका हूँ। इसके बाद भी यह प्रश्न कि आप कौन है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो उत्तर क्या दूँ? चलिए ठीक है, मैं ही अपने प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, विभागाध्यक्ष हूँ, बेहिचक यह भी कहता हूँ एक नामचीन लेखक भी हूँ, जिसकी एक दो नहीं 1.5 दर्जन किताबें हैं। वह लेखक जिसके साहित्य पर दर्जन भर छात्र PhD कर चुके हैं, कई प्रोफेसर बनकर पढ़ा रहे हैं। आगे जो बताने वाला हूँ वह सब आप आसानी से ज़्यादा बात किए बिना समझ जाएं। इसलिए यह सब कह रहा हूँ कि आलोचक मेरे साहित्य को उग्र वामपंथी सोच का प्रतीक कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही घुटे हुए जो आलोचक हैं वह तो दबे स्वर में ही मुझे नक्सली विचारों का पोषक प्रचारक कहते हैं। उनकी तीक्ष्ण नज़रों से मेरा वास्तविक चेहरा मुश्किल से बच पाता है। उनकी संदेह की नज़र मुझ पर बनी ही रहती है। और स्पष्ट करूं तो सीधे से यह कि नक्सल एक विचार के रूप में पूरे देश में हर क्षेत्र में फैल रहा है। शिक्षण संस्थाओं, न्यायपालिका, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, मेडिकल क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र में भी जिस दिन हर क्षेत्र में यह पर्याप्त रूप से फैल जाएगा उस दिन एक साथ क्रांति होगी। जिन सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, पुलिस की ताकत पर आप या आप जैसे लोग नक्सल आंदोलन को कुचलने का भरोसा किए बैठे हैं, जिनकी ताकत पर आप अपने दंभ में हैं, वही ताकत आपकी नहीं परिवर्तित होकर नक्सली ताकत बन चुकी होगी। और यह निरंतर हो रहा है। यहाँ तक कि आपकी पार्टी में भी हमारे विचारों के ढेरों समर्थक हैं। आप फिर भी कोई संशय प्रकट करें, इसके पहले ही प्रमाण दिए देता हूँ कि आपकी पार्टी के ही एक बड़े कद्दावर नेता ने बीते दिनों ही कहा है कि नक्सली क्रांति कर रहे हैं। उसने हमारे विचारों का पूरा समर्थन किया है। वह अभिनेता से नेता बना, नाचने गाने वाला, आपकी आला कमान का चहेता भी है। उसका पूरा परिवार ही नचनिया गवनिया है। तो जब नचनिए गवनिए आपकी फिल्म इंडस्ट्री वाले हमारे विचारों के समर्थन में हैं, तो बाकी आगे की आप समझ सकते हैं या और आगे बढ़ेगा। फिर दुनिया में महान उसी क्रांति के बाद एक और उससे भी बड़ी महान क्रांति होगी। देश जन सामान्य के शासन तले आगे बढ़ेगा। लोकशाही का ठीक उसी तरह नामो निशान नहीं रहेगा जिस तरह पूर्व सोवियत संघ में जारशाही का नामो निशान नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि लोकशाही को नेस्त नाबूद कर जन सामान्य की सरकार कैसे बनेगी। नहीं, समझाने की तो नहीं, लेकिन संशय की आखिरी परत रह गई। आपको उस परत को भी हटाना है। नेताजी का यह बात सुनकर लेखक कुछ खींचते हुए अंदाज में बोले, इतना कुछ बताने के बाद भी संशय की एक परत रह गई। आश्चर्य। बताइए, वह आखिरी संशय की परत क्या है? खुशी इस बात की है कि आपके संशय की यह आखिरी परत है। लेखक की खींच को नेताजी ने भाप लिया। वह नक्सली के सामने हैं, इस भय के प्रभाव से वह करीब करीब बाहर निकल चुके थे। अतः बेबाकी से बोले, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। बस एक संशय यह है कि आप एक तरफ अपनी पहचान दुनिया से छुपाने के लिए सारे जतन करते हैं, फिर अचानक ही आपने सारे सच मेरे सामने क्यों रख दिए?
किसी और को भी तो आगे करके आंदोलन करवा सकते हैं, अपना पूरा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। मुझसे ही क्यों? मुझ में ही ऐसी कौन सी योग्यता देखी आपने कि सारे राज बता दिए? लेखक, क्योंकि मैंने देखा कि आप प्रतिद्वंदिता में इस कदर धंसे हुए हैं कि भोजों की हत्या के लिए भी जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। आप में जैसा जुनून है, मुझे अपने काम के लिए वही चाहिए था, आप में मिला तो आपसे बातें की, यानी सुपात्र से। बस इतनी सी बात है। लेखक के मुंह से भोजों की हत्या के प्रयास की बात सुनकर नेताजी हक्का बक्का हो गए, लेकिन पूरी ताकत से अपने को सामान्य बनाए रहे। अनजान बनते हुए कहा, आप यह नई बात भोजों की हत्या के प्रयास की क्या कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे सब मालूम है, अनजान ना बनिए। सतवीर ड्राइवर को भोजू को ट्रक से मारने के लिए कितने पैसे दिए, यह भी। इतना कहते हुए लेखक ने अपने मोबाइल को ऑन कर सतवीर और नेताजी की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुना दी। सारी बातें एकदम साफ साफ रिकॉर्ड थी। नेताजी एक बार फिर पसीने से तर हो रहे थे। उनकी हालत का अंदाजा करके लेखक ने उन्हें फिर पानी पिलाया। समझाने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बड़ा काम ऐसे परेशान होने से नहीं होता, पूरे जोश होश हिम्मत के साथ आगे बढ़ने से होता है। मेरी बात मानिए, जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए, अपना आंदोलन खड़ा करिए, अपना सपना पूरा करिए। भोजू को नहीं, उसके कद को खत्म करिए। लेखक की बातों से नेताजी बहुत साफ साफ समझ गए कि वह उनके चंगुल में ऐसा फंस चुके हैं कि वहां से निकलना उनका संभव नहीं है। उसे कोसते हुए सोचने लगे कि बुलाया था इसे किस लिए और हो क्या गया है, या न जाने कब से मेरा पीछा कर रहा है, न जाने क्या क्या जानता है। नहीं सुनता हूँ तो जिस टोन में यह बोल रहा है उसमें साफ साफ धमकी है कि भोजू वीर की हत्या के प्रयास में यह अंदर करा देगा। यह बात जानकर भोजू वीर भी मेरी जान का जानी दुश्मन बन जाएगा। ये साला लेखक तो जेल में भी मेरी हत्या करा देगा। मेरे बाद क्या होगा मेरे परिवार का? इधर कुआं उधर खाएं, किधर जाऊं? उनको चुप देखकर लेखक ने फिर टोका, आजकल इतना सोचने नहीं, तुरंत एक्शन लेने का दौर है। भोजू की तरह सोचने विचारने में समय लगाना आप जैसे नेताओं के लिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि मेरे इस एक आंदोलन से आपकी महान क्रांति जैसे असंभव से सपने को पूरा करने में क्या मदद मिलेगी। लेखक ने बड़ी मुश्किल से अपनी खींच पर नियंत्रण करते हुए कहा, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक अकेले आपके ही आंदोलन से नहीं, बल्कि ऐसे तमाम आंदोलन देश भर में होंगे और यह सारी बातें मिलकर ही चुनाव के करीब आने तक ऐसा माहौल बिगाड़ेंगे कि जिस एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है वह भी पिछड़ जाएगी। अस्थिर मजबूर सरकार अस्थिरता पैदा करेगी। आप क्या समझते हैं कि यह सब इतना आसान है? हम लोगों द्वारा बहुत कुछ देश भर में किया जा रहा है, बरसों बरस से बराबर किया जा रहा है। हमारे काम का महत्व कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि हमें एक नहीं कई देशों से समर्थन मदद सब मिलती रहती है। कुछ देर पहले आपने ही चीन को हमारा पालनहार कहा ही है। आप क्या समझते हैं, या जो मॉब लिंचिंग होती है, किसानों के उपद्रव होते हैं, चुनाव आते ही बढ़ जाते हैं, क्या यह सब अपने आप ही हो जाता है? अपनी रोजी रोटी के लिए मर रही भीड़ के पास इतना समय कहाँ है? यह सब हम ही कराते हैं, हमारे प्रयासों से होता है। 10 में से 1 घटना ही भीड़ की होती है, बाकी भाड़े के गुंडों से कराई जाती है। कभी दलितों की पिटाई हत्या, कभी किसी को मंदिर में जाने से रोकना, कभी कुएं का झगड़ा, कभी शादी का लफड़ा, कभी यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे, आए दिन पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान के झंडे फहराना। ऐसी 90% घटनाएं हमारे प्रयासों का ही परिणाम होती है। कभी आप लोगों के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आती कि ऐसी घटनाएं चुनाव के करीब आते ही क्यों हर तरफ होने लगती हैं? यह बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप हमारी ताकत, हमारी विस्तार का सटीक अनुमान लगा सकें, अपना कन्फ्यूजन तुरंत दूर कर सकें। बताइए इसलिए भी क्योंकि अब आप हमारे आदमी हैं, हमारे सदस्य बन चुके हैं। अपनों से क्या छुपाना और क्या डिसाइड करना। इसी मंगल से आपका आंदोलन शुरू हो रहा है। यहाँ एक बड़े मंदिर
में भीड़ में धक्का मुक्की होगी, भगदड़ मचेगी, कुछ भक्त बेचारे मारे जाएंगे। आप सिंपैथी में तुरंत वहां पहुंचेंगे। प्रशासन मंदिर की व्यवस्था को एकदम दोषी ठहराएंगे, कहेंगे सरकार मंदिर का अधिग्रहण तो कर लेती है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करती, जिस कारण आए दिन ऐसी घटनाओं में मासूम भक्त जान गंवाते हैं। इसलिए सरकार भारत के सभी मंदिरों से अपना शिकंजा हटाए। व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। वैसे भी यह भेदभावपूर्ण है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह सारी बातें मंगलवार को आप मीडिया के सामने चीख चीख कर कहेंगे। रही बात मीडिया की कि आपके पास क्यों आएगी, क्योंकि आपके साथ कम से कम 200-250 लोग होंगे। आप प्रशासन लोगों की मदद कर रहे होंगे। दूसरे, हम मीडिया को इतना मैनेज करेंगे कि आपका व्यू लेने सब पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों ही। आप भी पार्टी लाइन के अगेंस्ट बोलकर अगले दिन से बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा करके भोजू की तरह छा जाएंगे। आपकी सफलता और सुरक्षा भी इस बात पर निर्भर है कि हमारे आपके बीच हुई यह वार्तालाप कितनी गुप्त बनी रहेगी। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें। मैं जो कहता हूँ उस पर अंतिम सांस तक अडिग रहने का संकल्प रखता हूँ। आप भी रखिए। आखिर आप एक बड़े व्यवसायी हैं, भरे पूरे परिवार के स्वामी हैं। लेखक यह कहते हुए उठे और नेताजी से हाथ मिलाकर चले गए। उनकी आखिरी बातों में साफ साफ धमकी सुनकर नेताजी बड़े गहरे सहम गए। उन्हें लेखक की आंखों में भयानक गुस्सा, खून सब कुछ दिख रहा था। वह उसके जाने के बाद भी जहाँ के तहाँ बुद्ध बने बैठे रहे। मंगल को मंदिर में भगदड़ में भक्तों के इधर उधर पड़े 100 चीख पुकार, खून दबे कुचले बच्चे सब दर्शन की आंखों के सामने घूम रहे थे और खुद को वह इस भगदड़ के बाद अफरा तफरी में इधर उधर भटकते देख रहे थे। कुछ संभलने के बाद उन्होंने सोचा कि जो भी हो यह भगदड़ रुकनी चाहिए। हे भगवान, यह राजनीति। नेताजी इतना जोर से चीखे कि पत्नी दौड़ी भागी उनके पास पहुंच गई, मगर नेताजी की हालत उनकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोल रहे थे। स्तब्ध से सामने दीवार पर देखे जा रहे थे। मन में एक वाक्य दोहराए जा रहे थे, जैसे भी हो लोगों की मौत रुकनी चाहिए। लेकिन कैसे? इस लेखक नहीं, नक्सली राजा ने खुलासा तो किया ही नहीं कि भगदड़ किस मंदिर में होगी। हे भगवान, मैं किस बवाल में पड़ गया। इस भोजू साले के कारण मैं कहां से कहां फंस गया। अब चाहे जो भी हो, भोजू से पहले इस नक्सली से निपटूंगा। साला धमकी देकर गया है, मेरे परिवार पर नजर डाली है, लोकशाही के खात्मे का सपना देख रहा है। घबरा नहीं, तुझे सपना देख ले लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अपनी राजनीति की बलि देकर भी तुझे समाप्त करना पड़ा तो अब पीछे नहीं हटूंगा। चीनी पिल्ले, तूने भले ही ऐसा फंसाया है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते। धन्यवाद मित्रों।